हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में हेरोड-डोमर का जो ग्रोथ मॉडल है वो समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग हेरोड का ग्रोथ मॉडल करेंगे। तो यहाँ पे हेरोड ने क्या किया है, तो जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है और उसके सामने सेविंग है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी की यहाँ पे बात की है हेरोड ने। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ऐसा दिया गया है कि हेरोड इज हिज ग्रोथ मॉडल પોઇન્ટેડ આઉટ ઓનલી 3 ટાઈપ્સ ઓફ અ ગ્રોથ રેટ્સ, એટલે કે હેરોડ તેમના વૃદ્ધિ મોડલમાં 3 પ્રકારના વૃદ્ધિ દરનો નિર્દેશ કર્યો છે। ठीक है, इसमें क्या है तो सबसे फर्स्ट है एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, એટલે કે વૃદ્ધિના વાસ્તવિક दर। सेकेंड है यहाँ पे वॉरंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, એટલે કે વૃદ્ધિનો આવશ્યક દર। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, એટલે કે વૃદ્ધિનો કુદરતી દર। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ में क्या बोला गया है, तो द रियल रेट ऑफ ग्रोथ इज द रेट ऑफ विच अ कंट्री इज डेवलपिंग। दिस रेट इज डिटरमाइंडेड बाय द सेविंग रेशियो एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड शोज शॉर्ट टर्म साइकलिकल चेंज बोला गया है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વૃદ્ધિનો વાસ્તવિક દર શું છે, તો વૃદ્ધિનો વાસ્તવિક દર એ છે કે જે દરે દેશનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને આ દર બચતના ગુણોત્તર તથા મૂડી ઉત્પાદન ગુણોત્તર દ્વારા નિર્ધારિત થાય છે અને टूंका गाड़ाना चक्रीय परिवर्तनों दर्शावे छे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस देखेंगे। तो यहाँ पे एन कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशंस, એટલે કે સમીકરણના રૂપમાં આ દરને નીચે प्रमाणे व्यक्त કરી શકાય। तो यहाँ पे जीएस इक्वल टू एस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। जो भी वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए हेरोड-डोमर का, तो इस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस लिखना होगा जीएस इक्वल टू एस। तो यानी कि हियर जी का मतलब क्या होता है, तो आउटपुट ग्रोथ एक्सप्रेस एज फॉलोज, એટલે કે અહીં जी નો मतलब થશે उत्पादन वृद्धि। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं जी को, तो यहाँ पे डेल्टा वाई बाय वाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग जी को लिखेंगे, એટલે કે उत्पादन वृद्धिનો दर જે डेल्टा वाई छेदમાં वाई द्वारा व्यक्त થાય છે। ठीक है, उसके बाद सी करके यहाँ पे क्या दिया गया है, तो सी का मतलब क्या होता है, तो नेट एडिशनल टू कैपिटल is the increase in income due to the new capital investment. So C represent the ratio of investment to income growth। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં થશે કે મૂડીમાં ચોખ્ખો ઉમેરો એટલે કે નવા મૂડીરોકાણથી જે વધારો થાય છે તેને લીધે આવકમાં વધારો થાય છે। ठीक है, આમ સી એ શું છે, તો સી એ મૂડીરોકાણ અને આવક વૃદ્ધિનો ગુણોત્તર વ્યક્ત કરે છે। ठीक है, इसको अभी हम लोग इक्वेशन में किस तरह से लिखेंगे, तो सी इक्वल टू आई बाय डेल्टा वाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग सी को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, तो एस इक्वल्स टू द एवरेज सेविंग फंक्शंस इज सेविंग एज अ प्रपोर्शंस ऑफ इनकम, એટલે કે સરેરાશ बचत वृद्धि, એટલે કે बचत ए आवकनो भाग छे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेविंग जो है वो इनकम का एक हिस्सा है। तो इसको अभी हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो एस इक्वल्स टू एस बाय वाई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने इक्वेशंस फर्स्ट लिखा था कि जी एस इक्वल्स टू एस, यानी कि जी की जगह पे हम लोग जी का हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशंस क्या लिखा था, तो डेल्टा वाई बाय वाई लिखा था। उसके बाद सी का क्या लिखा था, तो यहाँ पे आई बाय डेल्टा वाई, और एस का क्या हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो एस बाय वाई। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरह से पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वाई और डेल्टा वाई यहाँ पे कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो एक्स बाय वाई बचेगा। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या है, वाई एस बाय वाई है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो वाई डिवीजन में है वो इक्वल टू के उस साइड चले जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो वाई वाई कट हो जाएगा। यानी कि फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो आई इक्वल्स टू एस मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग हो जाएगा, એટલે કે મૂડીરોકાણ बराबर बचत થશે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर का था वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, એટલે કે વૃદ્ધિનો આવશ્યક દર। तो उसमें यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ एड्रेसेस द ग्रोथ नीड एंड सेटिस्फैक्स द constraints. The required growth rate is the rate at which investors are satisfied with the actual growth and therefore willing to ઇન્વેસ્ટ કેપિટલ ઇન હેરોડ વર્ડ્સ, એટલે કે હેરોડ શું કહેવા માંગે છે, તો ધ નેસેસરી રેટ ઓફ ગ્રોથ ઇઝ ધ રેટ વિચ ઇફ અટેન્ડ વુડ ઇન્ડ્યુસ ધ
मेंटालिटी ऑफ प्लेनर्स टू बी मोटिवेटेड टू ग्रोथ इन ધ સેમ વે. ઠીક છે, યાની કે એનું ગુજરાતી એવી રીતનું થશે કે વૃદ્ધિનો આવશ્યક દર શું છે, તો વૃદ્ધિનો આવશ્યક દર એ વિકાસની જરૂરિયાતો પર ધ્યાન આપે છે તથા નિયોજકોને સંતુષ્ટ રાખે છે. આવશ્યક વિકાસ દર એ એવા દર હોય છે કે જેનાથી થતા વાસ્તવિક વિકાસ જોઈને નિયોજકો સંતોષ વ્યક્ત કરે છે અને તેથી તેઓ મૂડીરોકાણ કરવા માટે તત્પર રહે છે. અને હેરોડના શબ્દોમાં કહીએ તો વૃદ્ધિનો આવશ્યક દર એ દર છે કે જો પ્રાપ્ત કરી લેવામાં આવે તો નિયોજકોની મનોવૃત્તિ એવી થવા પામે છે કે તેઓ આ જ રીતે વિકાસ કરવા प्रेरित થાય છે. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है उसकी मेंटालिटी कैसी हो जाती है, तो वो उसको मोटिवेट मिलता है. ठीक है, जो इन्वेस्टर्स है उन लोगों को मोटिवेट मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए. तो उस तरह की यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है सेकंड में. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसका इक्वेशंस लिखेंगे. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो GW इक्वल्स टू S/CR. ठीक है, ये इसका इक्वेशंस हो जाएगा. और इक्वेशन में यहाँ पे GW का क्या मतलब है, तो वारंटेड ग्रोथ रेट है એટલે કે વૃદ્ધિનો આવશ્યક દર. उसके बाद S का मतलब क्या है, तो मार्जिनल सेविंग फंक्शंस એટલે કે सीमांत बचत वृद्धि. और यहाँ पे CR का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कैपिटल प्रोडक्शंस रेशियो. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू પ્રોડ્યુસ 1 યુનિટ્સ ઓફ અ ગુડ્સ. ઠીક છે, એટલે કે અહીં મૂડી ઉત્પાદન ગુણોત્તર એટલે કે વસ્તુના એક એકમનું ઉત્પાદન કરવા માટે મૂડીના કેટલા એકમનું आवश्यकता છે તે થશે. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ समझाना है. उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट समझाना है. ठीक है, और थर्ड नंबर का यहाँ पे आएगा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को क्या मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस इफ फुल यूटिलाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इज टू बी मेंटेन्ड रेवेन्यू शुड इंक्रीज एट द रेट ऑफ S/CR पर યર. ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી એવી રીતનું થશે કે આ સમીકરણ મુજબ જો ઉત્પાદન ક્ષમતાનો પૂર્ણ ઉપયોગ જાળવી રાખવો હોય તો આવકમાં પ્રતિ વર્ષ S/CR ના દરે વધારો થવો જોઈએ. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना होगा. और नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे इनकम लिखना है એટલે કે आवक. और यहाँ पे आएगा बचत मूडी रोकाण यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जितना होगा वो. ठीक है, जब भी यहाँ पे हमारी इनकम Y1 से बढ़ के Y2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो S1 तक हमारा सेविंग करने के लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, तो I1 तक इन्वेस्टमेंट करना है. ठीक है, इस तरह से जब भी हमारी इनकम Y2 से लेके Y3 तक बढ़ती है तो यहाँ पे इतना सेविंग करने के लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना B जितना करना होगा. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करके एग्जाम में एक्सप्लेन करना है. ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर का है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ એટલે કે વૃદ્ધિનો કુદરતી દર. તો इसमें क्या बोला गया है, तो द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ दैट कैन बी अचीव इन द लॉन्ग रन वेर ऑल द रिसोर्सिस ऑफ द इकोनॉमिक आर ફુલ્લી યુટિલાઇઝડ. ઠીક છે, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે વૃદ્ધિનો કુદરતી દર એ વૃદ્ધિનો લાંબા ગાળા સિદ્ધ કરી શકાય તેવો મહત્તમ દર છે જ્યાં અર્થતંત્રમાં બધા જ સાધનો પૂર્ણ ઉપયોગ થાય છે. ઠીક है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि रिस्पेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सिस कैन बी કોલ્ડ ટોપ રેટ. ઠીક है, એટલે કે અહીં શ્રમ અને કુદરતી સાધનોની ઉપલબ્ધિના આ દરને टोचनो दर कही शकाय. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू द मिसिस रॉबिन्स द आइडिया इज द मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट. ठीक है, એટલે કે અહીં આપેલું છે કે શ્રીમતી રોબિન્સના મત મુજબ આ દર શક્ય હોય તેટલો મહત્તમ વૃદ્ધિનો દર છે. ठीक है, उसके बाद हेरड ने क्या कहा है, तो यहाँ पे हेरड कॉल्ड द डिजायरेड અટેનમેન્ટ ઓફ વેલફેર ઓર ધ ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગ્રોથ રેટ. ઠીક है, એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતી થશે કે હેરોડ તેને કલ્યાણની ઇષ્ટ સ્થિતિ અથવા પૂર્ણ રોજગારના વૃદ્ધિના દર તરીકે પણ ઓળખાવે છે. ठीक है, उसके बाद इसका अगर हम लोग इक्वेशंस देखें तो द इक्वेशंस ऑफ नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इज फॉलोज. यहाँ पे आप लोग को दिया गया वृद्धिना कुदरती दरનું समीकरण नीचे मुजब છે GN इंटू CR इक्वल्स टू S. ठीक है, ये यहाँ पे थर्ड नंबर का जो है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ उसका यहाँ पे इक्वेशंस हो जाएगा GN इंटू CR इक्वल्स टू S.
तो अभी यहाँ पे जीएन का मतलब क्या होता है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है એટલે કે વૃદ્ધિનો કુદરતી દર થશે। उसके बाद सीआर का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल प्रोडक्शन रेशियो होता है। और सी का मतलब क्या होता है, तो मार्जिनल सेविंग એટલે કે सीमांत बचत वृद्धि। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये डायग्राम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करना होगा। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करना होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ए से बी तक यहाँ पे क्या जी एंड जी डब्ल्यू इक्वल है। ठीक है, जी यानी कि क्या, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट, और जी डब्ल्यू क्या है, तो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, तो ए बी तक इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो बड़ा है, यानी कि ऊपर गया है, और यहाँ पे ये जो वारंटेड ग्रोथ ऑफ रेट है वो क्या है, नीचे है जी से। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है हमारा वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो वारंटेड ग्रोथ रेट है वो कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिचुएशंस कैसी हो जाती है, तो इन्फ्लेशंस की सिचुएशंस आती है। ठीक है, એટલે કે ફુગાવાની સ્થિતિ થશે जब भी यहाँ पे जी ऊपर होगा और जी डब्ल्यू नीचे होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो जी डब्ल्यू इज लेस देन जी। ठीक है, यानी कि जी डब्ल्यू जो है वो जी से कम है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सिचुएशंस आएगी, तो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन की सिचुएशंस आएगी, એટલે કે ફુગાવાની સ્થિતિ આવશે। उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे डायग्राम है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो ए से बी तक ये दोनों स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जी डब्ल्यू ऊपर है और जी जो है वो नीचे है। ठीक है, यानी कि जी डब्ल्यू यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे जी जो है वो कम हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी। ठीक है, यानी कि जी डब्ल्यू ज़्यादा है जी से। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो जब यहाँ पे जी डब्ल्यू ऊपर जाएगा और जी नीचे जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे रिसेशंस की सिचुएशंस आएगी। ठीक है, એટલે કે મંદીની સ્થિતિ આવશે જ્યારે પણ जी डब्ल्यू ऊपर जैसे અને जी नीचे जासे ત્યારે। और इसका ऑपोजिट क्या है, तो जी जब ऊपर जाता है और जी डब्ल्यू जब नीचे जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन की सिचुएशंस आती है, એટલે કે ફુગાવાની સ્થિતિ આવશે। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो डायग्राम है वो ड्रॉ करके आप लोग को एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हेरोड का जितना भी ग्रोथ मॉडल था वो मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डोमर का ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ पे डोमर के ग्रोथ मॉडल में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे डोमर हैज ट्राइड टू क्लेरिफाई द मेन पॉइंट ऑफ हिज ग्रोथ थियरी दैट investment lead to increase in productivity, capacity and income generations, and hence what should be rate of growth in capital investment so that the growth is income equal the increase in productive capacity so that the economy also employment status should be maintained। ठीक है, उसके बाद आगे ऐसा दिया गया है कि he has focus on the issue that what should be the required rate of investment to maintain a situations of full employment, and how should it be calculated, and how can these situations be kept in इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो गुजराती में ऐसा दिया गया है कि डोमर वृद्धिना मॉडल, तो एमां एवी रीतनुं आपेલું છે કે ડોમરે તેમના વૃદ્ધિ મોડલમાં મુખ્યત્વે એ બાબતનો સ્પષ્ટ કરવામાં પ્રયાસ કર્યો છે કે મૂડીરોકાણને લીધે ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થાય છે તથા આવકનું સર્જન થાય છે, અને તેની મૂડીરોકાણનો વૃદ્ધિ દર કેટલો હોવો જોઈએ કે જેથી આવકમાં થતી વૃદ્ધિ ઉત્પાદન ક્ષમતાની બરાબર થઈ રહે, જેથી અર્થતંત્રમાં પૂર્ણ રોજગારીની स्थिति जળવાઈ रहे। ठीक है, यहाँ पे डोमर जो है उसने इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या है, तो તેમણે એ મુદ્દા પર ખાસ ध्यान केंद्रित કર્યું છે કે પૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે મૂડીરોકાણનો આવશ્યક દર 100 હોવો જોઈએ તથા તેની ગણતરી કઈ રીતે કરવી જોઈએ તેમજ આ સ્થિતિને સમતુલામાં કઈ રીતે રાખવી જોઈએ। ठीक है, और उसके आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशंस देखेंगे। तो इसका इक्वेशंस क्या है डोमर के मॉडल का, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा आई 1/α। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आएगा। और डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, तो एनुअल ग्रोथ इन इनकम એટલે કે આવકમાં વાર્ષિક વૃદ્ધિ। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा आई का मतलब क्या होता है, तो इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट એટલે કે મૂડી રોકાણમાં વૃદ્ધિ। ठीक है, यहाँ पे दोनों डिफरेंस है हेरड और डोमर का मॉडल में। हेरड का डोमर क्या कहता है,
हेरड का मॉडल क्या कहता है, तो उसमें ऐसा हेरड जो है वो ऐसा बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे डोमर क्या बता रहा है, तो ऐसा बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कितना करना चाहिए, तो મૂડીરોકાણનો આવશ્યક અહીંયા આગળ પૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે મૂડીરોકાણનો आवश्यक दर 100 होवो જોઈએ, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसने ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आई का मतलब होता है इंक्रीज इन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट એટલે કે મૂડીરોકાણમાં વૃદ્ધિ। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो डोमर अज्यूम दैट द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम of full employment, meaning that national income equal the economic's productive capacity. Equilibrium will be maintained if national income and productive capacity increase at the same rate each year. પુટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એન ઇક્વેશન્સ, ઠીક છે। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ડોમર એવી ધારણા કરે છે કે અર્થતંત્રમાં પૂર્ણ રોજગારીની સપાટીએ સમતુલામાં છે, એટલે કે રાષ્ટ્રીય આવક અર્થતંત્રની ઉત્પાદન ક્ષમતા બરાબર છે જો રાષ્ટ્રીય આવક અને ઉત્પાદન ક્ષમતા પ્રતિ વર્ષે એક સરખા દરે વધતા રહે તો સમતુલા જળવાઈ રહેશે, ठीक है। समीकरणના સ્વરૂપે કહીએ તો શું થશે અહીંયા આગળ, તો यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आई और 1 अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई और ये क्या है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। यानी कि आई इंटू सिग्मा हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इफ़ वी आर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अल्फा एंड डिवाइडेड बाय आई वी सोल्व धीस इक्वेशन्स एज फॉलोज। એટલે કે હવે આપણે શું કરશું, તો સમીકરણની બંને બાજુએ આલ્ફાથી ગુણીએ અને आई थी भागाकार करिए तो आपने नीचे मुजबनु समीकरण मिलसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है वो हम लोग 1 टाइम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इनटू अल्फा करेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आई से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो इनटू अल्फा किया, डिवाइडेड बाय आई किया, इक्वल्स टू में यहाँ पे आई इंटू सिग्मा हम लोगों ने लिख दिया और इंटू हम लोगों ने किया अल्फा, डिवाइडेड बाय हम लोगों ने किया आई, ठीक है। तो यहाँ पे आई कट हो गया, यानी कि यहाँ पे बचा क्या, तो अल्फा एंड सिग्मा बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, तो अल्फा और अल्फा कट हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सिग्मा आई डिवाइडेड बाय यहाँ पे आई आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को इस तरह से इक्वेशंस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू 25% है एंड अल्फा इक्वल्स टू 12% है, तो आप लोग को क्या करना है, तो देन यहाँ पे ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सिग्मा इंटू अल्फा, या तो अल्फा और सिग्मा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25% इंटू 12%, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ पे 3% मिलेगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आप लोगों को 3% मिला। तो अभी आप लोगों को क्या देखना है, तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट એટલે કે જે મૂડીરોકાણ છે તે अगर ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन अल्फा एंड सिग्मा हो जाएगा। એટલે કે અહીંયા આગળ મૂડીરોકાણ જે છે તે વધારે હોય अल्फा અને સિગ્માથી, तो यहाँ पे क्या आएगी सिचुएशंस, तो इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, એટલે કે ફુગાવો આવશે। और यहाँ पे इफ़ जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन अल्फा एंड सिग्मा है, એટલે કે મૂડીરોકાણ જે છે તે ઓછું છે अल्फा ने सिग्मा थी, तो यहाँ पे सिचुएशंस क्या आएगी, तो रिसेशंस की सिचुएशंस आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप लोगों को हेरड और डोमर का इस तरह से मॉडल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इक्वेशंस जो है वो खास भूलना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मॉडल आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।